द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूट्यूब पे पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का क्लास है, जिसमें हमारा 2 क्लास ऑलरेडी हो गया है। आज हमारा तीसरा क्लास है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा द पीसीएस स्टडीज़ के द्वारा यूट्यूब पे सारा 70th बीपीएससी मेंस के क्लासेस कंप्लीट कराए जा रहे हैं और उसके नोट्स जो हैं वो रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जहाँ से आप डाउनलोड करके उसे आसानी से पढ़ सकते हैं और 70th बीपीएससी के लिए आराम से तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्री इनिशिएटिव है जिसमें आपको 1 रुपया भी किसी कोचिंग में देने की ज़रूरत नहीं है। आप सारा का सारा नोट्स डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं और वो सारा कंटेंट यूट्यूब पे लेक्चर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आज का तीसरा क्लास है लक्ष्मीकांत का। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स को देख लिया था, ये सब टॉपिक्स को, और हमने लास्ट कल टॉपिक देखा था इमरजेंसी। उसके बाद आज हमारा पेज नंबर 21 से स्टार्ट होने वाला है फेडरलिज्म। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं फेडरल सिस्टम। ये हमने लास्ट कल फाइनेंशियल इमरजेंसी देखा था, आर्टिकल 360। उसके बाद हम लोग देखते हैं फेडरल सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जान लेते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो उसमें आर्टिकल 1 में लिखा हुआ इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरल। यानी कि फेडरल वर्ड जो है वो इंडिया में इस्तेमाल नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट को इस्तेमाल किया गया। और फेडरलिज्म का क्या होता है, तो एक क्लोज एसोसिएशन होता है जिसमें राइट टू सिसीड नहीं होता। यानी कि जो उसके स्टेट्स हैं वो उससे अलग नहीं हो सकते हैं इंडिया से। उसी तरह जो फेडरेशन होता है वो सॉवरिन बॉडी होता है जैसे इंडिया है, और एक लीगल रिलेशन होता है स्टेट और सेंटर के बीच में और इंडिया का दूसरे कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में। वहीं अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें कॉन्फेडरेशन से, यानी एक होता है फेडरेशन, दूसरा होता है कॉन्फेडरेशन। तो कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है लूज एसोसिएशन, राइट टू सिसीड। स्टेट जो है वो सॉवरिन होता है और सिटीज़न जो है वो कॉन्फेडरेशन के होते हैं। जैसे ये बात 1861 जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाला था उसमें ये बात बहुत तेज ज़ोर से निकला था। 1861 में जो अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ था उसमें ये मैटर बहुत ज़ोर से उठा था कि अमेरिका जो है वो फेडरेशन है या कॉन्फेडरेशन। कुछ लोग अमेरिका के मानते थे कि अमेरिका जो है वो कॉन्फेडरेशन है, फेडरेशन नहीं है। उसी से ये डिफ्रेंशिएशन निकला फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन का। लोगों का कहना था कि अमेरिका के जो स्टेट्स हैं वो लूज एसोसिएशन है। जो सदर्न स्टेट्स थे अमेरिका के, उनका कहना था कि जो स्टेट्स हैं उन्हें राइट टू सिसीड है, यानी कि वो सेंटर से अलग होकर अपना एक देश बना सकते हैं। स्टेट्स जो थे साउथ के, उनका कहना था कि वो सॉवरिन है, यानी कि अमेरिका सॉवरिन नहीं है, उसमें जो स्टेट है उनका फाइनल डिसीजन होगा और वही सॉवरिन होंगे। और जो लोग हैं वो लोग स्टेट्स के हैं, वो किसी एक देश के को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वही कॉन्फेडरेशन का इशू था। और उसके बाद फिर अब्राहम लिंकन जी ने डिक्लेयर किया था कि अमेरिका एक फेडरेशन है, ना कि कॉन्फेडरेशन। तो फेडरेशन जो है वो इंटीग्रेशन मॉडल होता है, फेडरेशन। अब हम लोग कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन का डिफरेंस देख लिए। अब हम देखते हैं कि फेडरेशन जो होता है वो भी 2 तरह का होता है। एक होता है इंटीग्रेशन मॉडल, एक होता है डिसइंटीग्रेशन मॉडल। इंटीग्रेशन मॉडल है जो वो यूएसए का है, डिसइंटीग्रेशन मॉडल कनाडा का है। इंटीग्रेशन मॉडल का मतलब होता है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो मिल करके एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं। जैसे कि यूएसए, इसमें अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग टाइम पे सॉवरिन थे और इंडिपेंडेंट थे। इन लोगों ने मिलकर यूएसए का निर्माण किया। और कनाडा का है कि कनाडा एक स्ट्रॉन्ग सेंटर था शुरू से, उसमें अपने राइट्स को कनाडा ने डिवॉल्व किया छोटे छोटे स्टेट्स में, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। यानी कि कनाडा में मेन जो है वो सेंटर ही है, उसने अपने राइट्स को अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो। और यूएसए में मेन जो है वो स्टेट्स है, उसने कुछ राइट्स अपने सेंटर को दिए हैं। तो यही है फेडरेशन का मॉडल। इंडिया ने डिसइंटीग्रेशन मॉडल को अपनाया है, ना कि इंटीग्रेशन मॉडल को। यानी कि इंडिया में मेन जो है वो सेंट्रल है, सेंट्रल जो है ऑल पावरफुल या सॉवरिन है, और स्टेट्स जो है वो सॉवरिन नहीं है और उतने अधिक पावरफुल भी नहीं है। ऐसा हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन। आर्टिकल 3 जो है उसमें ये मेंशन है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में है कि इंडिया किसी भी अदर स्टेट को एक्वायर या कैप्चर ऐसा कर सकता है बाहर के टेरिटरी को। और आर्टिकल 3 में है इंटरनल रीएडजस्टमेंट, यानी स्टेट्स के बाउंड्री जो है वो फिक्स नहीं है, जब जैसे चाहे तो वैसे स्टेट सेंटर जो है वो बाउंड्री को चेंज कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है 15 नवंबर 2000। इसमें बिहार जो है वो 2 पार्ट में बट गया, एक हो गया बिहार और दूसरा हो गया झारखंड।
उसी तरह से अभी हम देखते हैं 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया, यानी कि इंडिया ने डिसइंटीग्रेशन मॉडल अपनाया है जिसमें सेंटर स्ट्रांग है और स्टेट को जैसे मन चाहे वैसे चेंज कर सकता है। तो फेडरल गवर्नमेंट का क्या क्या फीचर्स होता है हम लोग देख लेते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट में ड्यूअल गवर्नमेंट होता है, यानी कि 2 गवर्नमेंट होती है, एक केंद्र की एक राज्य की। उसी तरह डिवीजन ऑफ पावर होता है, दोनों में स्पेसिफिक डिवीजन है कि कौन कौन क्या करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है रिटर्न होता है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी सब काम कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना भी आसान नहीं है। बाई कैमरलिज्म यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसी तरह राज्यसभा प्लस लोकसभा, तो ये हो गया बाई कैमरलिज्म। उसी तरह इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे इंडिया में है, और नॉन फेडरल फीचर्स जो हैं उसके इसके अपोजिट है, यानी कि नॉन फेडरल फीचर्स अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके अपोजिट है, यानी कि सिंगल गवर्नमेंट ड्यूअल का उल्टा, डिवीजन ऑफ पावर की जगह इंटीग्रेशन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जगह कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की जगह लूज कॉन्स्टिट्यूशन, बाई कैमरलिज्म का जगह यूनिकैमरलिज्म, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जगह डिपेंडेंट जुडिशरी। यही हो गया नॉन फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल। अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि वो फेडरल है, तो आइए हम लोग देखते हैं। कुल यहाँ पे 7 फीचर्स दिए हुए हैं जो बताते हैं कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। कैसे? तो ड्यूअल पॉलिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है जैसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उसी तरह डिवीजन ऑफ पावर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है आर्टिकल 246 में, ये डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है। उसी तरह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का दुनिया का सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि केशवानंद भारती केस में भी बोला गया है कि सब्जेक्ट टू बेसिक फीचर्स। उसी तरह से रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता है। बाई कैमरलिज्म है, अभी हमने देखा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये कुछ फेडरल फीचर्स थे। आइए अब हम नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि नॉन फेडरल के ऊपर भी जाता है। तो पहला कि नो सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट्स, स्टेट्स का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जैसे कि यूएसए में सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में अगर फेडरल है तो उसमें 2 सिटीजनशिप होते हैं, स्टेट का और सेंटर का, पर इंडिया में वैसा कुछ नहीं है, एक ही सिटीजनशिप है। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ही है। स्टेट हैव नो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है। हमने देखा कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। इमरजेंसी प्रोविजन है, यानी कि पूरा सोल पावर सेंटर के पास चला जाता है इमरजेंसी में। उसी तरह से पार्लियामेंट कैन डायरेक्ट स्टेट्स, 5 ऐसे टाइम है जब पार्लियामेंट जो है स्टेट को डायरेक्ट कर देता है। आर्टिकल 249, 250, 252, 253 और एक हो गया प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि आर्टिकल 356। ये 5 ऐसे कंडीशन है, 1 2 3 4 5। ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 249, 250, 252, 253 और 356। ये 5 ऐसे कंडीशन है जिसमें स्टेट्स के ऊपर सेंटर जो है रूल्स बना सकती है। उसी तरह से नो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है यूनियन लिस्ट में वो ज़्यादा है स्टेट लिस्ट से। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे ओरिजिनली और स्टेट लिस्ट में 66 और कॉन्करेंट लिस्ट में 47। तो आप देख सकते हैं स्टेट्स को सिर्फ कम सब्जेक्ट दिया गया, यूनियन को ज़्यादा सब्जेक्ट दिया गया। उसी तरह से रेसिड्यूरी पावर जो है यूएसए में स्टेट्स के पास है और इंडिया में सेंटर के पास है। स्टेट्स के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है स्टेट लिस्ट में, स्टेट के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं है स्टेट लिस्ट में, क्योंकि ये 5 कंडीशन जो अभी हमने बताया उसमें सेंटर जो है वो रूल बना सकती है। आप इसे पढ़ लीजिए। 249 में लिखा हुआ कि राज्यसभा अगर रिजोल्यूशन पास करती है केंद्र सरकार के लिए तो केंद्र सरकार स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है। उसी तरह 250 में लिखा हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगा होगा तो स्टेट लिस्ट में केंद्र सरकार रूल बना सकती है। 252 में लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक स्टेट अगर रिक्वेस्ट करते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे लिस्ट में कुछ लॉ बनाया जाए तो बना सकती है। 253 में लिखा हुआ अगर कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट को सॉल्व करना है तो फिर स्टेट लिस्ट को बाईपास करके भी बनाया जा सकता है। 356 में लिखा हुआ प्रेसिडेंशियल रूल अगर लगा हो तो स्टेट लिस्ट में रूल बनाया जा सकता है। और क्या क्या नॉन फेडरल फीचर्स हैं, जैसे गवर्नर, तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। गवर्नर जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, पर उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी जो लगता है स्टेट्स में वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आर्टिकल 256 में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव्स दे सकती है स्टेट को। आर्टिकल 312 यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आते हैं IAS, IPS और IFOS,
IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो केंद्र के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं पर वो स्टेट में काम करते हैं। जजेस जो हाई कोर्ट के हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट के और सेंटर दोनों के चुनाव को करवाती है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी यानी कि कैग जो है CAG आर्टिकल 148 ये जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऑडिट करती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। राज्यसभा का इक्वल पावर नहीं है लोकसभा का। हम जब आगे देखेंगे पार्लियामेंट तो उसमें हम देखेंगे कि राज्यसभा कैसे लोकसभा से वीक है। अब हम लोग कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पेशली बिहार के पर्पस से पॉलिटी में। तो थोड़ा सा इसे हम समरी टाइप से देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम लोग मार्बल केक फेडरेशन भी कहते हैं। इसमें सेंटर स्पॉन्सर स्कीम या फिर नीति आयोग, 14 फाइनेंस कमीशन, GST काउंसिल ये सब आता है कोऑपरेशन में। आर्टिकल 263 जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल बनाने की बात की गई है। आर्टिकल 262 जिसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट्स है। उसी तरह 258 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो कुछ पावर डेलीगेट कर देते हैं स्टेट को। 258A में दिया हुआ है कि गवर्नर कुछ पावर्स अपना डिलीगेट कर सकता है सेंटर को। आर्टिकल 285 में दिया गया है कि इम्यूनिटी फ्रॉम म्यूचुअल टैक्सेशन। ये फ्रेंड्स हमने इस समरी में इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में पॉलिटी में कर चुके हैं पहले ही। पॉलिटी का जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिया था पहला वाला नोट्स उसी में। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है उसे हम लेयर्ड केक फेडरेशन कहते हैं। इसमें स्टेट और सेंटर जो है वो कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से बेटरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के। फ्रेंड्स हमने इसे ऑलरेडी देख लिया है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। ताइए अब हम लोग इसके आगे स्किप करते हैं और हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन देखते हैं। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में हम लोग देखते हैं 3 प्रकार का रिलेशन होता है। पहला जो रिलेशन होता है वो होता है पार्ट 11 में दिया हुआ है जिसमें लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। पार्ट 12 में दिया हुआ है जो कि फाइनेंशियल रिलेशन है। लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245 से 255 तक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 से 263 तक है और फाइनेंशियल रिलेशन 268 से 293 तक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये फ्रेंड्स इसका काम नहीं था इसलिए ये ब्लैंक लिखा हुआ है। आप लोग इसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसका नोट्स बनाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं इरिटेंट्स बिटवीन सेंटर स्टेट रिलेशन। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है अपने नोट्स में तो इसे हम लोग शॉर्टकट में निपटाते हैं। जैसे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर और डिसमिसल ऑफ गवर्नर, इससे इशू क्रिएट होता है सेंटर स्टेट रिलेशन में। पार्टीजन रोल ऑफ गवर्नर्स, प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। उसी तरह से रिलेशन में डायमेंशंस होते हैं लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या क्या है सेंटर और स्टेट का, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये डिफाइंड है आर्टिकल 245 से 255 तक पार्ट 11 में। इसमें क्या है, पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है पूरे इंडिया के लिए, स्टेट अपने स्टेट्स के लिए लॉ बना सकते हैं और पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन होता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट का जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता। कब पार्लियामेंट का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है? जब प्रेसिडेंट रेगुलेट करते हैं पीस प्रोग्रेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। तो इनके रेगुलेशन में, पीस और प्रोग्रेस में पार्लियामेंट का एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। उसी तरह गवर्नर जो है वो डायरेक्ट कर सकती है पार्लियामेंट नॉट टू अप्लाई टू शेड्यूल एरिया, यानी शेड्यूल एरिया में गवर्नर रूल कर सकते हैं पार्लियामेंट के बिना इंटरवेंशन के भी। उसी तरह से गवर्नर जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं ट्राइबल एरिया में, यानी शेड्यूल एरिया यानी शेड्यूल 5 और ट्राइबल एरिया यानी शेड्यूल 6 में जो लिखा हुआ है। सेंटर जो है वो स्टेट से बड़ा होता है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में रूल दोनों बना सकते हैं लेकिन सेंटर जो है वो ओवरराइडिंग पावर होता है उसके पास। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कन्फॉर्मिटी ऑफ यूनियन लॉज होता है, यानी कि आर्टिकल 365 इसमें लिखा हुआ है कि सेंटर जो है वो डायरेक्टिव्स देती है स्टेट को और स्टेट को उसे मानना होता है। अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्टिव्स को नहीं मानती है तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। उसी तरह से आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है एक बिल को रिजर्व कर सकता है स्टेट की सेंटर के लिए। उसी तरह 258 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो डेलीगेट करती है ड्यूटीज़ को स्टेट के लिए। आइए अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में यहाँ पे ऊपर में देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऊपर में एग्जाम्पल्स कुछ लिखा हुआ है जैसे यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कैग। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में आते हैं कि ये सेंटर और स्टेट दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं।
जैसे यूपीएससी से जो सिलेक्शन होता है वो स्टेट और सेंटर दोनों में सर्व करते हैं। फाइनेंस कमीशन दोनों के सेंटर और स्टेट के लिए फंड डिवोल्यूशन करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों का इलेक्शन करवाती है और कैग दोनों का ऑडिट करते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन डिफाइन है 256 से 263 आर्टिकल में पार्ट 11 में। इसमें क्या क्या है कि सेंटर जो है वो डायरेक्टिव दे सकता है स्टेट को, कब? कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे विद इन स्टेट के लिए, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग में बोलने के लिए, वेलफेयर ऑफ एसटी इन स्टेट्स कर सकता है। ऑल इंडिया सर्विसेज सस्पेंड बाय स्टेट बट फाइनल कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के जो लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, तो उनका सस्पेंशन स्टेट कर सकता है, बट उनको रिमूव या टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। स्टेट पीसीएस में जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर करती है, और रिमूवल जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया कि इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, बीपीएससी में शायद 4 मेंबर हैं, 4 या 5, मुझे ठीक से याद नहीं है, 4 या 5। तो ये जो मेंबर्स हैं बीपीएससी में अपॉइंट है, एक चेयरमैन और 4 मेंबर। तो इनका अपॉइंटमेंट तो राज्य सरकार ने कर दिया, यानी कि नीतीश कुमार जी ने अपॉइंटमेंट तो कर दिया, लेकिन अगर इन्हें रिमूव करना हो तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम ही इन्हें रिमूव कर सकती है, और कोई रिमूव इन्हें नहीं कर सकते हैं। जो बिहार में अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि ऑनरेबल परमार मन्नू भाई जी को जो रिमूव करने की बात हो रही है, तो इसे रिमूव राज्य में कोई भी नहीं कर सकता। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इन्हें अगर रिमूव करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, और वो भी एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज टाइप से किया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। आइए अब हम लोग कुछ और देखते हैं कि यूपीएससी जो है वो असिस्ट करती है स्टेट्स को फॉर जॉइंट रिक्रूटमेंट। पार्लियामेंट जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है। उसी तरह नेशनल इमरजेंसी अगर लगता है तो सेंटर जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट को। स्टेट इमरजेंसी लगता है तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू या फिर ऐसे भी लॉ के थ्रू अज्यूम कर लेते हैं पावर। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है तो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी लगता है, ये हमने कल ही पढ़ा है। आर्टिकल 355 में लिखा हुआ है कि ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा और रिमूव होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी कि ऐसे 3 लोग होते हैं स्टेट में। एक तो होते हैं स्टेट पीसीएस, एक होते हैं इलेक्शन कमीशन के, और एक होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये तीनों का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है बाय गवर्नर, लेकिन इनका रिमूवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। प्रेसिडेंट, क्योंकि इनका जो रिमूवल है वो एज नियर टू सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के जैसा। तो इनका रिमूवल जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वो भी लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के बाद। तो इन्हें रिमूव करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। उसी तरह से आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल, ये हमने देख ही लिया, जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं हमारा फाइनेंशियल रिलेशन। तो फाइनेंशियल रिलेशन में ये मैं सिंपल में बता देता हूँ, यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है कुछ है, जैसे कि 268 से 293 तक है ये आर्टिकल, और पार्ट 12 में है। वो दोनों पार्ट 11 में था, ये पार्ट 12 में है। इसमें बहुत सिंपल है याद करना कि स्टेट्स जो है वो अपने सब्जेक्ट में, ये जो स्टेट लिस्ट है आर्टिकल 246 में उसमें स्टेट जो है वो अपने लिस्ट में फाइनेंशियल टैक्सेशन लगा सकती है, सेंटर अपने में लगा सकता है और कॉन्करेंट में दोनों लगा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 279 का ए में लिखा हुआ है जीएसटी, और इस जीएसटी में सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी दोनों आता है और इंटीग्रेटेड जीएसटी। उसी तरह से 280 में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन, जिसके द्वारा स्टेट और सेंटर टैक्स डिवोल्यूशन करते हैं। उसी तरह से स्टेट जो है अपने विद इन इंडिया ही अगर लोन ले सकती है, और सेंटर जो है वो इंडिया या आउटसाइड से भी लोन ले सकती है। आरबीआई दोनों को हेल्प करती है। इसमें बस यही है, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो सर्विस टैक्स और कस्टम सरचार्ज ये सब का जो है वो पुराना डेटा है, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है, फ़ी फाइन, ये सब स्टेट और सेंटर दोनों लगा सकती हैं। और सेस और सरचार्ज जो होता है वो स्टेट के साथ शेयर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वो सेंटर के पास जाता है। तो ये कुछ रिलेशन थे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। आइए अब हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है जीएसटी। तो जीएसटी आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो हम लोग इसे हल्का फुल्का ऊपर से देख लेते हैं। जैसे जीएसटी जो होता है फ्रेंड्स, आपको ये डायग्राम बहुत
अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसा ही डायग्राम आपको बनाने से एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप सिंपल लिख कर आ जाइएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, एवरेज मार्क्स मिलेगा, और फिर आप मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ऐसा डायग्राम्स भी बनाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी। जीएसटी का 3 पार्ट होता है, एक सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो सीजीएसटी सेंटर लेती है, एसजीएसटी स्टेट, और आईजीएसटी दोनों लेती है। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं बाजार से तो आप उसके बिल में देखिएगा, वहाँ अलग से मेंशन रहता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, वही ये दोनों हैं। उसी तरह जीएसटी का स्ट्रक्चर होता है कि अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर कोई सामान बिकता है तो उसमें सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगता है। वहीं अगर एक सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं जीएसटी का पूरा बैकग्राउंड। तो जीएसटी जो है वो 1 जुलाई सन 2017 को एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में, और इसे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA के द्वारा लाया गया था। और ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक मेथड है जिसके लिए 4 बिल पास हुए थे, एक सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और एक जीएसटी कंपनसेशन बिल, जिसके द्वारा स्टेट्स को कंपनसेशन दिया जाना था कुछ समय के लिए। और जीएसटी लाने की बात कही गई थी विजय केलकर कमेटी के द्वारा सन 2004 में, जिसमें 5 टैक्स स्लैब्स लगाए गए हैं। एक तो 0% जो कि अनब्रांडेड जो एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे चावल, दाल, गेहूँ, जो भी अनब्रांडेड है उस पर, जो ब्रांडेड है उन पे 3-4 कैटेगरी हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो कुल मिलाकर 5 स्लैब्स लगाए गए हैं जीएसटी के। उसी तरह कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगाया गया है, जिनमें है पेट्रोलियम, अल्कोहल, एटीएफ, ये तीनों पे नहीं लगाया गया जीएसटी। उसमें से एटीएफ का मतलब होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि जो जहाज उड़ाने के लिए जो ईंधन लगता है वो। जीएसटी को मेंशन किया गया है आर्टिकल 279A में, जिसके द्वारा बोला गया है कि जीएसटी काउंसिल होगी एक, जिसके हेड जो होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी मैडम निर्मला सीतारमन होंगी। उसी तरह से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस के हैं वो इसके मेंबर होंगे। सभी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि हमारे सम्राट चौधरी सर, वो इनके मेंबर होंगे। कोरम जो है 50% है, यानी कि 50% मेंबर्स जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक इस जीएसटी काउंसिल की बैठक स्टार्ट नहीं होगी। स्टेट्स का शेयर 2/3 है वोटिंग में, और सेंटर का वोटिंग में शेयर 1/3 है। और जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाएगा। जीएसटी का एडवांटेज क्या क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें मर्ज कर दिया गया सारा, जैसे सेल टैक्स, एक्सरसाइज टैक्स, कस्टम टैक्स, वैट टैक्स, ये सारा को मर्ज कर दिया गया, एंड कर दिया गया कुछ टैक्सेस को, और डिफरेंट रेट्स जो डिफरेंट स्टेट्स में थे, यानी कि एक ही टैक्स का अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट था, उसे मर्ज कर दिया गया और हटा दिया गया। और ये टेक ड्रिवन है, यानी इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ह्यूमन इंटरफेस को कम किया गया, यानी करप्शन कम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगा। टैक्स बेस इसमें बढ़ाया गया है और टैक्स इवेजन को कम किया जा रहा है। उसी तरह से इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है वो कम हो जाएगा। यूनिफाइड मार्केट होगा, 1 नेशन 1 टैक्सेशन 1 मार्केट। उसी तरह से अगर सिंप्लिसिटी आएगी टैक्सेशन में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, हार्मोनाइज होगा टैक्स रेट्स, इनकम्पैटिबिलिटी घटेगी और मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखने नहीं पड़ेंगे। इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये जीएसटी जो है वो कॉम्प्लेक्स है मलेशिया और सिंगापुर के जीएसटी से, यानी कि इसमें जो 5 टैक्स स्लैब्स होंगे, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवोल्यूशन होगा, कैसे इंटीग्रेटेड जीएसटी लिया जाएगा, ये सब जो फॉर्मूला है, उसके बाद कुछ चीज़ों को जीएसटी से बाहर रख दिया गया, जैसे अल्कोहल, पेट्रोलियम, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। और जो मलेशिया और सिंगापुर के जीएसटी के मेथड्स हैं वो बहुत सिंपल है इसके कंपैरिजन में। तो ही बोला गया कि अगर जीएसटी लाया भी गया तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो फिर जीएसटी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, और अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो डेटा ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा खतरा है इंडिया में। उसके बाद हैम्पर फेडरलिज्म किया जाता है, क्योंकि स्टेट का जो टैक्स लेने का पावर था वो लगभग कम हो गया, और स्टेट हमेशा जीएसटी कंपनसेशन सेस की डिमांड करते रहते हैं। कुछ चीज़ों को जीएसटी से बाहर रख दिया गया, और इसका स्टेप यही है कि हमें मिल बैठ के डिस्कस करके इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में जो टेंशन्स क्रिएट होता है तो उसे दूर करने के लिए कौन कौन से कमेटी और कमीशन बैठे। तो फ्रेंड्स, जब हमने अपना हैंड रिटन नोट्स डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था ए, उसके बाद रॉ, RAW, ये हमने डिस्कस किया था। पहले से था ए से फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, आर से था राजमन्नार कमीशन, ए से था
अनंदपुर साहेब रिजोल्यूशन, और डब्ल्यू से था वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, यानी कि ए यानी अल्फ़ाबेट का पहला लेटर ए, उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वाला रॉ। राजमनार कमीशन, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। आइए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं डिटेल में। वहाँ तो हमने समरी देखा था, यहाँ डिटेल में देखते हैं कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी ARC, जो कि मोरारजी देसाई जी के अंडर में बैठा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था इसे, और ये इस्टेब्लिश करने के लिए बोला गया था इसमें इंटर स्टेट काउंसिल को आर्टिकल 263 के अंडर में और 63 के अंडर में, और डेलीगेट करने के लिए बोला गया था मैक्सिमम पावर टू स्टेट्स। उसी तरह राजमनार कमीशन ने क्या बोला था कि ये बैठाया गया था DMK गवर्नमेंट, द्रविड़ मुनेत्र कजगम जो पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु की, उसने बैठाया था ये। उसका भी यही कहना था कि इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए, ऑल इंडिया सर्विस यानी कि IS IPS को ख़त्म कर देना चाहिए, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर देना चाहिए। उसी तरह आर्टिकल 356 और 365 यानी प्रेसिडेंट रूल ख़त्म कर देना चाहिए, और रेसिड्यूरी पावर जो है स्टेट के पास होना चाहिए। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो कि अकाली दल यानी पंजाब गवर्नमेंट ने बैठाया था, उनका कहना था कि सेंटर को सिर्फ 4 पावर अपने पास रखने चाहिए, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन करेंसी, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी, यानी डिफेंस, कम्युनिकेशन पावर, फॉरेन करेंसी, फॉरेन अफेयर्स के बारे में और करेंसी के बारे में, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। और सारा रेसिड्यूरी पावर स्टेट के पास होना चाहिए, और सारा पावर स्टेट के पास ही होना चाहिए। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम जो था, इसका कहना था, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम का कहना था कि रिप्लेस कर देना चाहिए वर्ड यूनियन विथ फेडरेशन, यानी कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट कहने की जगह इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऐसा होना चाहिए। आर्टिकल 1, राज्यसभा को इक्वल पावर होनी चाहिए लोकसभा के। ऑल इंडिया सर्विस यानी IS IPS ख़त्म। 75% जो टैक्सेस है वो स्टेट को मिलने चाहिए। उसी तरह स्टेट का कंसेंट होना चाहिए नया स्टेट बनाने से पहले, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने से पहले उसका कंसेंट लेना चाहिए, बिहार से झारखंड को अलग करने के टाइम पे कंसेंट लेना चाहिए, ये सब बात है। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल ख़त्म कर देना चाहिए, रेसिड्यूरी पावर स्टेट के पास होना चाहिए। उसके बाद और क्या कमीशन बना था, तो ये हमने देखा था कि और 3 कमीशन हमने और देखा था। एक हमने देखा था सरकारिया कमीशन, दूसरा देखा था सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, और तीसरा हमने देखा था मदन मोहन पंची कमीशन। आइए हम लोग अब इन तीनों को भी देखते हैं। तो 1983 में सरकारिया कमीशन बनाया जाता है। तो इनका कहना था कि आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल वो होना चाहिए, लेकिन विथ सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जैसे सेंट्रल को वार्निंग देना चाहिए 356 लगाने से पहले, ऑल इंडिया सर्विस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए बल्कि स्ट्रेंथन करना चाहिए, और सर्विसेज इसमें ऐड करने चाहिए, जैसे कि ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ऐसे कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहिए। उसी तरह सेंटर कैन डिप्लॉय आर्म फोर्सेज विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट्स, यानी कि CISF, CRPF, इन उसके बाद IRB इंडियन रिजर्व बटालियन, ऐसे फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्टेट में डिप्लॉय किया जा सकता है जैसा, और जब जरूरत पड़े इसके लिए स्टेट से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहना था सरकारिया कमीशन का। उसी तरह इनका कहना था कि गवर्नर का टर्म जो है वो 5 साल का होना चाहिए, और जो टाइम टू टाइम हटा दिया जाता है वो नहीं होना चाहिए, जैसे अभी बिहार में हटा दिया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 साल का टर्म को पूरा करने देना चाहिए। उसी तरह से गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले एक बार CM से जरूर पूछना चाहिए। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं मदन मोहन पंची कमीशन। इनका कहना था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो है उसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन? तो वो गवर्नर जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स के पार्ट नहीं होने चाहिए, कि वो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से है, एक्टिव मेंबर है, तो उन्हें नहीं होना चाहिए। जैसे बीजेपी के एक मेंबर हैं रघुवर दास, ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत एक्टिव थे ये पॉलिटिकल पार्टीज में। इन्हें बना दिया गया ओडिशा का गवर्नर, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया और फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लिया, यानी कि पहले ये एक्टिव पॉलिटिक्स में थे बीजेपी में, रघुवर दास जी। उसके बाद इन्होंने ओडिशा का गवर्नरशिप लिया, उसके बाद फिर ये रिज़ाइन करके फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए। तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, इनका यही कहना था पंची कमीशन का। उसी तरह से एमिनेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें ही बनाना चाहिए गवर्नर, जैसे कि अभी बनाया गया है अजय भल्ला, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम में चीफ मेन सेक्रेटरी थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें सेक्रेटरी थे। इन्हें अभी मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है। तो मणिपुर में एस की बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी और इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा था,
तो उसे सॉल्व करने के लिए एक होम सेक्रेटरी को बनाया गया जिसके पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। तो मुझे लगता है ये सही है और इसी चलते यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमिनेंट पर्सन्स जो हैं उन्हें ही बनाना चाहिए। उसी तरह से 5 साल का जो टर्म है उसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इम्पीचमेंट जो है वो स्टेट असेंबली के द्वारा होना चाहिए, ना कि गवर्नर का इम्पीचमेंट जैसे हमने पढ़ा है कि हो ही नहीं सकता। वो अपॉइंट और डिसअपॉइंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्पीचमेंट का पावर देना चाहिए स्टेट असेंबली को। और चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के लिए भी कुछ कंडीशंस होने चाहिए, जैसे किसी किसी प्री पोल अलायंस को और लार्जेस्ट प्री पोल पार्टी को, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, ये सब को कंसिडर करना चाहिए। उसी तरह से हम लोग देखते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चन कभी आता नहीं है, इसलिए हम लोग इसे नहीं देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। इंटरस्टेट काउंसिल जो है ये 1990 में बनाया गया है, 1990 में आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल, और इसको रिकमेंड किया था सरकारिया कमीशन ने। सरकारिया कमीशन 1983 में इन्होंने लास्ट कहा था कि इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए, तो फिर 1990 में इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया आर्टिकल 263 के अंडर में। तो इंटरस्टेट काउंसिल का क्या फंक्शन है? तो इंटरस्टेट काउंसिल का फंक्शन है कि इंक्वायर एंड एडवाइस अपॉन डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए, डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट स्टेट्स के बीच में, मेक रिकमेंडेशंस, और ये सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, ये हमने देख लिया। इंटरस्टेट काउंसिल को फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 68 बीपीएससी में जोनल काउंसिल पूछा जा चुका है। तो अगर जोनल काउंसिल पूछा जा चुका है 68 बीपीएससी में, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70 बीपीएससी में भी इंटरस्टेट काउंसिल पूछ ले इस बार। इसका आइए अब हम लोग इसका कंपोजिशन देखते हैं। तो इसका कंपोजिशन है कि इसके जो चेयरमैन होंगे वो पीएम होंगे, उसके बाद इसके मेंबर्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज होंगे, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी में तो वो होंगे, 6 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इसके मेंबर्स होंगे। और इसका फंक्शन क्या होगा? ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी होगी, यानी कि ये रिकमेंडेशन दे सकता, ऑर्डर नहीं। उसके बाद ये कोऑर्डिनेट करेगा स्टेट्स के बीच में और सेंटर और स्टेट के बीच में। इसकी मीटिंग्स जो है वो कैमरा में होगी, यानी कि जैसे लोकसभा का जो लाइव टेलीकास्ट होता है वैसा। उसी तरह से डिसीजंस जो होगा वो कंसेंसस के बेसिस पे होगा, और साल में 3 बार इन्हें मीट करना है, जैसे कि पार्लियामेंट में होता है, विंटर सेशन, मानसून सेशन और एक बजट सेशन। आइए अब हम लोग जोनल काउंसिल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो इसीलिए हम लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 68 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हैं, दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हम लोग देख लेते हैं लास्ट। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मतलब होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली बनाया गया है, ये 1972 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है, और लॉ एंड ऑर्डर और रीजनल प्लानिंग के लिए बनाया गया है इसे। और इसमें लेट कमर्स जो थे मेन स्ट्रीम में, इसलिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल किस लिए बनाया गया? मेनली हम लोग ये समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, रीजनल प्लानिंग का प्रॉब्लम था, और ये नेशनल इंटीग्रेशन में थोड़ा लेट कमर था, यानी कि यहाँ पे सोशल अवेयरनेस यानी इथनिसिटी, बैकवर्डनेस, ये सब थोड़ा ज़्यादा था। इसी चलते इनके डिमांड्स को कंसिडर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया गया। तो इसका कंपोजिशन कैसा होगा? तो गवर्नर ऑफ असम जो होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे, और जो 7 अदर स्टेट हैं इंक्लूडिंग सिक्किम वो इसके मेंबर होंगे। और इसका फंक्शन क्या होगा? तो ये इंटीग्रेट करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को, एडवाइजरी बॉडी होगी ये। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इसमें नॉमिनेट होते हैं यूनियन के एक होम मिनिस्टर, वही इसके चेयरमैन होते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के। तो ये हमने देख लिया फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। अब आइए हम लोग शेड्यूल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसका लास्ट का पेज नंबर 32 से पेज नंबर 40 तक हम लोग नेक्स्ट बार में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ देखिए पेज नंबर 32 से पेज नंबर 40, ये हम लोग लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि हमारा जो चौथा वीडियो आएगा उसमें हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद लक्ष्मीकांत पॉलिटी का एक नेक्स्ट नोट्स आएगा, जिसमें पेज नंबर 41 से पेज नंबर 80 तक रहेगा, जिसमें हम लक्ष्मीकांत को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो टोटल इसमें करीब 8 लेक्चर आएंगे, जिसमें से आज हमारा तीसरा लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर हम लोग फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, उसके बाद फिर जुडिशरी, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। द पीसी स्टडीज़ में आपको जुड़ने के लिए थैंक यू। आप हमारे फ्री इनिशिएटिव द्वारा
द पीसीएस स्टडी चैनल पे सारा कंटेंट का यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं और इससे रिलेटेड रिसोर्सेज जो है वो टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये एक फ्री इनिशिएटिव है जिसके द्वारा 70th बीपीएससी मेंस के सारे क्लासेस आपको करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके रिसोर्सेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। आपको बस इसमें से डाउनलोड करके और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ना है। तो द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए आपका थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। आपको अगर चैनल में कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़।